यस क्लास। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड बताए गए थे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड था और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है ना, स्थिर स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इन दोनों ही पद्धतियों में पूंजी खाता किस प्रकार बनता है, इसकी परिभाषा, इसका मीन आपको बताया गया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके फॉर्मेट बनते हैं। कल के वीडियो में हमने इनका मीन पढ़ा था कि स्थिर पूंजी पद्धति क्या है, इसमें कितने खाते बनते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति क्या है, इसमें खाते कितने बनते हैं। तो स्थिर पूंजी पद्धति में आपको दो खाते बताए गए थे। कौन कौन से दो खाते बताए गए थे? एक तो बताया गया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बताया गया था पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्थिर पूंजी पद्धति में दो अकाउंट बताए थे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया था और एक क्या बताया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट बताया था। ओके, आज के वीडियो में और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक खाता बताया गया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इनका प्रारूप कैसे बनता है, इनके फॉर्मेट किस तरीके से बनाए जाते हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे। स्थिर पूंजी पद्धति का एक खाता पूंजी खाता, दूसरा था चालू खाता, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक खाता बनता था। कुल तीन खाते हैं, तीन खातों के फॉर्मेट हैं। इन तीन में से अगर आपसे स्थिर पूंजी पद्धति से सवाल पूछा जाए कि आपको पूंजी खाता बनाना है स्थिर पूंजी पद्धति से, तो आप दो खाते बनाएंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। और अगर आपको परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से पूछा जाए तो आप केवल ये एक खाता बना देंगे पूंजी खाते के नाम से। तो स्थिर में दो खाते बनते हैं, एक नंबर और ये 2 नंबर का है। और जो तीसरा खाता है वो किस में बनेगा, वो केवल परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में ही बनाया जाएगा। दूसरी बात, अगर प्रश्न हल करते समय ये नहीं बताया जाए कि कौन सी विधि का पालन करना है, कौन सी विधि से आपको खाता बनाना है, तो आप हमेशा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का ही क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सूचना के अभाव में सवाल हमेशा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से क्या किया जाता है, हल किया जाता है। हो गया यहाँ तक तो कि अगर स्थिर पूंजी पद्धति का आए तो अकाउंट नंबर 1 एंड 2 बनेंगे, और परिवर्तनशील का आएगा तो अकाउंट नंबर 3 बनेगा। सूचना के अभाव में हम तीसरा खाता बनाएंगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का क्या हम करेंगे, पालन करेंगे। ओके, अब आते हैं इनके फॉर्मेट कि इनके प्रारूप क्या क्या है, इनको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर पूंजी पद्धति में बनाए जाने वाले पूंजी खाते की, जिसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, स्थिर पूंजी पद्धति में जो पूंजी खाता बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत ही इजी है एकदम। उसमें ट्रांजैक्शन देखो, अकाउंट में तुम देखोगे तो टोटल डीआर सीआर के मिलाकर ही 4 बैलेंस आए हैं। सबसे पहले आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। पूंजी एक दायित्व है, पूंजी एक दायित्व है, तो दायित्वों का ओपनिंग बैलेंस तो क्या चलता है, दायित्व का ओपनिंग बैलेंस सीआर चलता है। तो बाय बैलेंस बीडी में क्या आएगा, दोनों जितने भी पार्टनर हैं उनका ओपनिंग बैलेंस आएगा। ए बी दो पार्टनर्स के नाम हैं, अगर 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बन जाएंगे ए बी सी। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद यदि पूरे साल के दौरान अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, देखो लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर वर्ष के दौरान साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो वो आएगी बाय कैश के नाम से। अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लिखेंगे बाय कैश, और जिसने जितनी पूंजी लगाई है वो इनके कॉलम में दिखा दी जाएगी। उसके बाद परमानेंट विड्रॉ ऑफ कैपिटल, यदि कोई साझेदार पूर्णतः परमानेंट अपनी पूंजी फर्म से निकालना चाहता है, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि मैं पूंजी लगाऊं तो बाय कैश, अगर कोई चाहता है कि मैं पूंजी निकाल लूं तो टू कैश आएगा। तो यदि वर्ष के दौरान किसी साझेदार ने अपनी पूंजी निकाल ली है तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 कैश या 2 बैंक, और जिसने जितना पैसा निकाला है वो उसके कॉलम में आ जाएगा। और लास्ट में आएगा 2 बैलेंस CD। बैलेंस CD क्या होता है, बैलेंस CD खाते का अंतिम शेष है। बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये कैसे आएगा, ये CR के योग में से हम DR की मध्य माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, वो हमारा बैलेंस CD बचेगा। तो स्थिर पूंजी पद्धति में जो पूंजी खाता बनता है उसमें बहुत कम ट्रांजैक्शन, देखो ओनली 4 ट्रांजैक्शन है। 4 में से जरूरी नहीं कि देखो बाय बैलेंस BD तो आएगा ही आएगा और 2 बैलेंस CD भी आएगा। बाकी बचे 2 मामले, बाय कैश और 2 कैश। ये बाय कैश और 2 कैश ये सवाल पे डिपेंड करता है, कईयों में ओनली बाय कैश होता है, कईयों में ओनली 2 कैश होता है, कईयों में दोनों ही नहीं होते। तो जहाँ दोनों नहीं होंगे वहाँ बस इतना ही आएगा, बाय बैलेंस BD और 2 बैलेंस CD, अकाउंट बंद। अगर सवाल में लगाई गई पूंजी दी गई है तो बाय कैश लिख देंगे, और निकाली गई पूंजी दी गई है तो आप क्या लिख देंगे,
टू कैश लिख देंगे और खाते का क्या निकाला जाएगा, बैलेंस ईडी निकाला जाएगा। ओके, इसके बाद बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जिस प्रकार पूंजी खाता एक दायित्व है उसी प्रकार करंट अकाउंट भी क्या है, एक दायित्व है, फर्म का दायित्व है ये। और इसका ओपनिंग बैलेंस भी क्या आएगा, सीआर में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और जितने भी करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं वो पार्टनर्स के कॉलम में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद और क्या आएगा, देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी दोनों तरफ लिखा है। बाय बैलेंस बीडी भी इधर भी लिखा है, डी सीआर में भी, और टू बैलेंस बीडी भी लिखा है। अब ये क्या लॉजिक है, क्योंकि बैलेंस बीडी तो मोस्ट ऑफ एक आदमी का एक ही होता है, या तो डीआर का आएगा या सीआर का आएगा। इसका कारण ये है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब सूचना के अभाव में या 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या चलता है, सीआर चलता है। बट कुछ दशाओं में ऐसा हो जाता है कभी कभी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डीआर का आ जाता है। तो डीआर का अगर बैलेंस लिखाएगा तो हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, अगर सीआर का लिखाएगा तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कुछ नहीं लिखा है तो हम बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं कि बाय बैलेंस बीडी ए एंड बी जो भी है। और अगर स्पेशल लिखा है कि बैलेंस बीडी डेबिट तो आप उसे डीआर में ही लिखेंगे, किस नाम से, टू बैलेंस बीडी के नाम से। ओके, सूचना के अभाव में बाय बैलेंस बीडी सीआर होता है, बट स्पेशली लिखा है कि बैलेंस बीडी डेबिट का है तो आप उसे टू बैलेंस बीडी के नाम से ही शो करेंगे। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है फर्म आपसे पैसा मांग रही है। अब बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि आप फर्म से मांग रहे हैं। बैलेंस अगर डेबिट का है दैट मीन फर्म आपसे मांगेगी, और बैलेंस क्रेडिट का है तो इसका मतलब आप फर्म से क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे। ओके, अब आती है नेक्स्ट बात। एक पार्टनर को फर्म से जितनी भी आय मिलेगी, एक पार्टनर को फर्म से जितनी भी आय मिलेगी, आय किसी भी नाम से हो सकती है, आय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हो सकती है, आय सैलरी के नाम से हो सकती है, आय कमीशन के नाम से हो सकती है, आय लाभ के नाम से हो सकती है। तो एक पार्टनर को फर्म से मिलने वाली समस्त प्रकार की आय जो किसी भी नाम से हो वो हमेशा क्या की जाएगी, उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। करंट अकाउंट में क्या की जाएगी, सीआर ही की जाएगी। सीआर का मतलब हम आपके खाते में पैसा क्रेडिट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्म कभी भी पार्टनर को इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, ये कैश इन हैंड नहीं देती, कैश इन हैंड नहीं देती। जितना आपका बैलेंस बनता है वो आपके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पैसा आपको नगद में नहीं देंगे, पैसा आपके खाते में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो फर्म क्या कर रही है, फर्म ने जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है, जितनी जिसकी सैलरी बनती है, जितना जिसका कमीशन बनता है, जितना जिसका प्रॉफिट बनता है, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी जर्नल एंट्री बन रही है। देखो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है क्योंकि फर्म देगी, और पार्टनर की इनकम है क्योंकि पार्टनर लेगा। तो खर्चों के लिए नियम क्या होता है कि खर्चे हमेशा डीआर होते हैं। तो फर्म एंट्री क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। टू पार्टनर करंट अकाउंट का मतलब पार्टनर अकाउंट में कहाँ जाएगा, ये मामला सीआर में जाएगा, तो सीआर में आ गया। किसी को सैलरी देनी है तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो टू बाय सैलरी आ जाएगी। फिर किसी को कमीशन देना है तो कमीशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो क्या जाएगा, बाय कमीशन आ जाएगा। फिर पी एंड एल का प्रॉफिट देंगे, तो पी एंड एल का प्रॉफिट देंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है। एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो भी क्या आएगा, सीआर में आ जाएगा। ओके, तो ये तो हुआ कि हमने पार्टनर्स की जो भी इनकम जिस भी नाम से थी वो उसके करंट चालू खाते में क्या लिख दी, सीआर साइड में लिख दी। अब आता है डीआर में। डीआर में क्या आता है, सीआर में देने वाली मदें आती है तो डीआर में लेने वाली मदें आएंगी। जस्ट अपोजिट है ये तो, कि जो देना है वो खाते में सीआर किया और जो लेना है वो उनसे डीआर किया। जैसे सबसे पहले हमने लिखा टू ड्राइंग। टू ड्राइंग का मतलब क्या है कि यदि किसी साझेदार ने फर्म से आहरण किया है तो आहरण का पैसा उसे लौटाना तो पड़ेगा ही, ड्राइंग लौटाना पड़ता है, तो लौटाना पड़ेगा तो कैश में ही लौटाना पड़ेगा। जितना ड्राइंग आपने किया है वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट ही क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लें, जैसे अपने इंस्टीट्यूट में कहीं भी ले लें, मान लीजिए जो ओनर है इंस्टीट्यूट का, वो अगर कोई ड्राइंग करता है, वो पैसा निकालता है, तो नियम तो यही है कि अगर उसने ड्राइंग किया है तो उसे ड्राइंग रिटर्न करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। अब वो ड्राइंग करेगा तो कैश में करेगा, मगर रिटर्न वो कैश में नहीं करेगा। रिटर्न कैसे होगा कि जितना आपने ड्राइंग किया था उतना पैसा अकाउंटेंट आपके खाते से क्या कर देगा, डायरेक्ट ही माइनस
कर देगा। आपसे ऐसा नहीं कहेगा कि सर आप ड्राइंग लौटाइए, नहीं, क्योंकि मालिक को ऐसा नहीं कहा जाता कि वापस लाओ पैसा। मालिक को तो ये होता है कि उसके अकाउंट से डायरेक्ट ही पैसा माइनस करके अकाउंट की जो डिटेल है वो दिखा देते हैं कि सर आपने ड्राइंग किया था तो ड्राइंग का पैसा आपके अकाउंट से डेबिट कर दिया गया है, मतलब आपके अकाउंट से क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो अगर किसी साहबदार ने ड्राइंग किया है तो ट्रू ड्राइंग का मतलब आपके खाते से पैसा कट गया जितना आपने निकाला था। उसके बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब अगर फर्म ड्राइंग पर ब्याज भी लेती है तो आपको ड्राइंग के साथ साथ, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ब्याज कैसे देना पड़ेगा वो भी बात, मालिक से ब्याज कैश में नहीं लेंगे, जितना ब्याज बनता था वो आपके करंट अकाउंट से क्या किया जाएगा, डायरेक्ट माइनस कर दिया जाएगा। ओके। उसके बाद आता है टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये लॉस है। देखो अगर P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट शो करता है तो मैंने उसे CR में लिखा, ये रहा ये प्रॉफिट। वो अगर P&L एप्रोप्रिएशन लॉस शो करता है तो उसे क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, टू P&L एप्रोप्रिएशन। ओके। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, बाय टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD मतलब खाते का क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस CD के नाम से दिखाया जाएगा। तो ये क्या था, ये आपके करंट अकाउंट का फॉर्मेट था। क्या क्या आया, सबसे पहले बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, अगर CR का है DR का है तो टू बैलेंस BD के नाम से आ जाएगा, पर बाय डिफ़ॉल्ट इसे CR ही मानते हैं। फिर पार्टनर्स की जितनी भी इनकम है जिस भी नाम से है वो सब उसके कॉलम में CR कर दो, इंटरेस्ट CR कर दिया, सैलरी CR कर दी, कमीशन CR कर दिया, कोई बोनस है तो वो भी CR कर देंगे, और लाभ भी क्या कर देंगे, CR कर देंगे। CR दैट मीन वी आर गिविंग टू देम, हम उन्हें दे रहे हैं ये सब चीज़ें, सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। अब जो लेना है वो DR कर दो। क्या लेना है, जैसे किसी ने ड्राइंग किया तो ड्राइंग का पैसा लेना है तो डेबिट कर दो। अगर ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं तो वो भी डेबिट कर दो, मतलब खाते से काट लो पैसा। और यदि P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट की जगह क्या दिखाता है, लॉस दिखाता है, तो वो भी कहाँ जाएगा, DR साइड में ही जाएगा। ओके। ये तो हुए तुम्हारे स्थिर पूंजी पद्धति के दोनों खातों का कंसेप्ट। अब आती है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता बनता है। और इसको इजी वे में करने का क्या तरीका है, इसको आसान तरीके से करने का क्या तरीका है, जो काम तुमने ऊपर अकाउंट नंबर 1 और 2 में किया है वो सारा काम तुम्हें अब अकाउंट नंबर 3 में करना है। जैसे ऊपर वाले दोनों अकाउंट को मिला दो, प्लस कर दो, मर्ज कर दो, तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा तीसरा अकाउंट बन जाएगा। ऊपर वाले दोनों अकाउंट का काम तुम्हें तीसरे अकाउंट में करना है। जैसे कुछ नहीं, आप एकदम सिंपल समझो, ऊपर वाले दोनों को मिला दो, ऊपर वाले दोनों अकाउंट को मिला दो और क्या बना दो, एक तीसरा खाता बना दो। क्योंकि स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी जाती है अलग खाते में और बाकी सब मदें क्या जाती है, चालू खाते में। सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में ये है कि सब कुछ एक खाते में ही जाएगा। पूंजी का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, फिर जो ऊपर आपने बाय कैश अलग लिखा था, अलग खाते में लिखा था, वो साथ में आ गया बाय कैश। फिर करंट अकाउंट की मदें आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बाय P&L। इधर टू बैलेंस BD अगर DR का है, फिर ड्राइंग, फिर टू कैश, ये ऊपर वाला टू कैश यहीं पे आ गया, टू कैश। फिर वही करंट अकाउंट की मदें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L और टू बैलेंस CD। तो किया क्या मैंने यही किया कि मैंने ऊपर वाले दोनों अकाउंट को क्या कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है और जोड़ दिया है, और जोड़ के क्या बना दिया, एक तीसरा खाता बना दिया, किस नाम से, कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक खाता ही बनता है, बस पूंजी खाता। बट उस पूंजी खाते के अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर वाली विधि के दोनों खातों को मिलाकर मदे दिखा देते हैं। अगर परीक्षा में विधि का नाम नहीं दिया है तो हमेशा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का ये एक खाता बनाते हैं, जिसमें बाय बैलेंस BD में पूंजी का ओपनिंग बैलेंस आता है, बाय कैश में अगर और पूंजी लगाओगे वो आएगी, फिर वही पार्टनर्स की इनकम आ जाती है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, लाभों में हिस्सा है। और DR में क्या आता है, DR में टू बैलेंस BD, अगर ओपनिंग बैलेंस DR का दिया गया है, फिर ड्राइंग आ जाता है, अगर आपने ड्राइंग किया है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अगर आपने परमानेंट ही पूंजी निकाल ली है तो फिर टू कैश आएगा। फिर अगर आप ड्राइंग लौटाओगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और फिर लास्ट में आता है टू P&L एप्रोप्रिएशन लॉस, और उसके फाइनली क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस CD के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली है क्या कि जो सेकंड मेथड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो फर्स्ट मेथड के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मर्ज करके बनाया गया अकाउंट है, कोई नया काम नहीं किया।
अगर तुम स्क्रीन को ढंग से देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि ऊपर वाले दोनों खातों को मिलाकर हमने क्या बना दिया है, तीसरा खाता तैयार कर दिया है। ओके, तो यहाँ तक तो हुए हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सारे फॉर्मेट। मैंने देखो तुम्हें लास्ट टाइम ये कहा था कि मैं तुम्हें एक बार इनका सभी का फॉर्मेट प्रेजेंट करूँगा तुम्हारे सामने, क्योंकि हमने उस दिन थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। अब फॉर्मेट तुम्हारे सामने है तो तुम देख पाओगे DRCR करने का क्या मामला है, ये सब ये तुम्हारे सामने है एकदम। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने ये भी बात की थी कि हम अगली बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी थोड़ा लर्न करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। देखो आपने ऊपर लिखा भी है ना ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी। किसको देगी? पार्टनर को देगी। फर्म साझेदार को क्या देती है? पूंजी का ब्याज देती है। प्रत्येक फर्म अपने साझेदारों को लगाई गई पूंजी पर वर्ष के अंत में क्या देती है? एक निश्चित दर से ब्याज देती है, और यह ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे भाई, पूंजी का ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है, अंतिम पूंजी पर नहीं। साल के पहले दिन आपने जितनी पूंजी विनियोग की है उस पर आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ओके, अब इस ब्याज को निकालने की दो विधियां हैं, एक तो है साधारण विधि और एक है गुणनफल विधि। अब ये साधारण विधि क्या है? सरल विधि या साधारण विधि? साधारण विधि एकदम सिंपल तरीका है, जैसे आप नॉर्मली किसी भी अमाउंट का इंटरेस्ट निकालते हैं, जैसे 1 लाख का 10%, तो 1 लाख गुणा 10/100 कितना बनेगा? 1 लाख का 10% बनेगा 10,000। तो ये सरल विधि है। जब पूंजी पर एक निश्चित दर से सामान्य गणितीय गणना कर दी जाती है तो वो क्या बन जाती है? सरल विधि का ब्याज बन जाता है। ओके, तो इस विधि में ब्याज का फॉर्मूला ये है कि ब्याज बराबर पूंजी जितनी आपने वर्ष के दौरान लगाई गुणा दर बटा 100 गुणा समय बटा 12। जैसे आपने 12 महीने के लिए पूंजी लगाई तो समय बटा 12 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 6 महीने के लिए पूंजी लगाई है तो 6/12, 4 महीने के लिए लगाई है तो 4/12, 5 महीने के लिए लगाई तो 5/12 फिर लिखना पड़ेगा। अगर आपकी पूंजी पूरे साल के लिए है तो आपको ये समय बटा 12 करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आपको समय बटा 12 भी लिखना पड़ेगा। तो पूंजी गुणा दर बटा 100 गुणा समय बटा 12, ये सरल विधि है। सरल विधि का कभी अलग से प्रश्न नहीं पूछा जाता क्योंकि ये बहुत सिंपल काउंटिंग है। ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आया हुआ है पूंजी पर ब्याज का, वो आया हुआ है गुणनफल विधि का। गुणनफल विधि थोड़ी सी मतलब वो है एक कंसेप्ट बेस्ड मामला है थोड़ा इसका, वो आप समझिएगा। ये मेथड मोस्टली तब काम करता है जब कोई पार्टनर पूरे साल में बार बार पूंजी लगाता है या पूंजी निकाल लेता है। जैसे आपने 1 अप्रैल को पूंजी लगाई, फिर आपने जुलाई में और पूंजी लगा दी, फिर आपने अगस्त में और पूंजी लगा दी, फिर दिसंबर में और पूंजी लगा दी, फिर फरवरी में पूंजी निकाल ली। तो आप साल में बार बार कभी पूंजी लगाते हो निकालते हो, लगाते हो निकालते हो। तो ऐसी कंडीशन में फिर गुणनफल जो विधि है वो ज़्यादा बेटर रहेगी ब्याज निकालने के लिए। इस विधि में फॉर्मूला भी है ब्याज का, ब्याज बराबर गुणनफल, वो हम देखेंगे कैसे निकलता है। गुणनफल गुणा दर बटा 100 गुणा 1/12, गुणनफल गुणा दर बटा 100 गुणा 1/12, ये इस विधि में क्या है? फार्मूला है पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने का। ओके, तो पूंजी पर ब्याज निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है? सरल विधि है जिसका सामान्य सा फॉर्मूला है पूंजी गुणा दर बटा 100 गुणा समय बटा 12, और दूसरी विधि है गुणनफल विधि जिसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, पर्टिकुलर लॉजिक है कि यदि एक पार्टनर पूरे साल में बार बार पूंजी आहरित करता है, बार बार पूंजी निकालता है, तो उसे इस विधि से क्या करना पड़ेगा? पूंजी का ब्याज निकालना पड़ेगा। विधि कौन सी है? विधि है गुणनफल विधि और फॉर्मूला है गुणनफल गुणा दर बटा 100 गुणा 1/12। ओके, अब हम देखते हैं कि इस विधि में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए। एक छोटा सा सवाल हल करेंगे तो तुम्हें याद रहेगा, प्रैक्टिकली वर्क होगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, चलिए एक सवाल देखते हैं इसका हम लोग। अब ये है गुणनफल विधि का एक न्यूमेरिकल जिसमें मैंने एक टेबल बना रखी है। टेबल में तुम्हें जब न्यूमेरिकल तुम खुद करोगे तो सवाल में ये 2 बॉक्स दिए आते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर ये 2 कॉलम दिए आते हैं और टोटल 4 बनते हैं, जिसमें 2 तो तुम्हें दिए रहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, फिर थर्ड और फोर्थ कॉलम हम खुद क्या करते हैं? बनाते हैं सवाल हल करते समय। टोटल कॉलम 4 हैं, 2 दिए रहते हैं फर्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर और थर्ड फोर्थ हम खुद क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे कि एक सवाल दिया गया जिसमें एक पार्टनर ने 1 4 17 को पूंजी लगाई, फिर 1 8 12 को पूंजी लगाई, फिर 30 10
17 को पूंजी लगाई, फिर 31/10/17 को पूंजी लगाई, और 31/1/18 को क्या लगाई है, पूंजी लगाई है। कितनी बार पूंजी लगाई इसने साल में? 5 बार पूंजी लगाई। 1 4 1 8 30/10/17, 31/10/17 और 31/1/18 को क्या लगाई है, पूंजी लगाई है। कितनी कितनी पूंजी लगाई? पहले लगाए 10,000 रुपये, फिर लगाए 2,000, फिर 3,000, फिर 1,000 और फिर 2,000 रुपये इसने विनियोग किए, मतलब बार बार विनियोग कर रहा है ये पैसा। अब गुणनफल विधि में लॉजिक क्या है कि जिस दिन आप पूंजी लगाते हैं, जैसे आपने 1 अप्रैल को पूंजी लगाई, ये फर्स्ट केस है, जिस दिन आप पूंजी लगाते हैं उस दिन से लेकर वर्ष का अंतिम दिन तक आपको काउंट करना है। तो होगा कैसे? जो साल 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2017, वो ख़त्म कब होगा? वो ख़त्म होगा 31 मार्च को, है ना। यही नियम है कि जो साल 1 अप्रैल को शुरू होता है वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने 1 अप्रैल को पूंजी लगाई है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 1 अप्रैल से लेकर 31, मतलब हर बार आपको जिस दिन आपने पूंजी लगाई है उस दिन से लेकर वर्ष का अंतिम दिन तक क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बने? 12, मतलब 10,000 रुपये 12 महीने तक काम आएंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। उसके बाद 1 8 से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे? 8 महीने बनेंगे। 8 9 10 11 12 और जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने बने? 8 महीने बने। 1 8 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। फिर 30/10 का मतलब 30 अक्टूबर ही हुआ, तो अक्टूबर तो गया। अब आगे चलेंगे, अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर। तो नवंबर से लेकर 31 मार्च, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने बने? 5 महीने बने। फिर आगे चले, फिर आगे आता है 30/10/17 था ना, फिर आता है 31/10/17, 31/11 है भाई, ये यहाँ पे क्या है? 31/10 है क्या? ये बने हैं 31/12 है, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे आप 31/12 है, ये थोड़ा दिखाने में प्रॉब्लम आ रहा है। 31/12/17, 31/12/17 का मतलब क्या हुआ? 31/12/17 का मतलब हुआ ये 31 दिसंबर। तो दिसंबर तो गया, बचे कितने महीने आगे वाले? 31 मार्च तक। 31/12 के बाद बचेंगे जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने आए? 3 महीने आए। और उसके बाद लास्ट में दे रखा है 31/1/18। 31/1/18 का मतलब क्या हुआ? 31 जनवरी। तो जनवरी के बाद मार्च तक कितने महीने पेंडिंग बचे? 2 महीने पेंडिंग बचे, फरवरी और मार्च। तो जिस दिन आपने पूंजी लगाई है उस दिन से लेके बार बार हम वर्ष का अंतिम दिन तक क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 4 17, 1 8 17, 30/10/17, 31/12/17, 31/1/18। तो जिस दिन हम पूंजी लगाते हैं उस दिन से लेकर 31 मार्च तक मंथ काउंट किए। अब हर मंथ को इस अमाउंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 12, सॉरी, कितने बन गए? 1,20,000। फिर 2,000 इंटू 8 कितने आए? 16,000। फिर 3,000 इंटू 5 कितने आए? 15,000। फिर 1,000 इंटू 3 कितने आए? 3,000। और 2,000 इंटू 2 कितने आए? 4,000 आए। ओके, ये सब हो गया गुणनफल, इसे बोलते हैं गुणनफल। पूंजी को माह से गुणा किया जाएगा समय से, तो क्या आएगा? गुणनफल आएगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट, इनका एडिशन। आपको सभी गुणनफलों का क्या लगाना है? योग लगाना है। इनका योग आएगा 1,58,000 रुपये, इनका योग है। इन सभी का एडिशन कितना आ रहा है? 1,58,000। तो फार्मूला क्या था? गुणनफल मतलब 1,58,000 गुणा दर। मैंने दर मान ली 12% की, पूंजी पर ब्याज की वार्षिक दर कितने परसेंट है? 12% है। तो 1,58,000 गुणा 12/100 गुणा 1/12, 1/12 परमानेंट वैल्यू है फार्मूले की। तो 1,58,000 गुणा 12/100 गुणा 1/12, और काटने पर 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, तो ब्याज कितना आएगा? 1,580 रुपये क्या आएगा? पूरे साल का ब्याज आएगा। ये है तुम्हारी गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में किया क्या? सबसे पहले ये 2 कॉलम दिए आएंगे, इनको एज इट इज़ पुट करेंगे। फिर हर दिन जो भी आप पूंजी लगाते हैं उस दिन से लेके वर्ष का अंतिम दिन 31 मार्च तक महीने क्या करेंगे? काउंट करेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 8 से 31 मार्च, 30/10 से लेकर 31 मार्च, 31/12 से लेकर 31 मार्च, और 31/1/18 से लेकर 31 मार्च। फिर जो मंथ आएंगे उन मंथ को इन अमाउंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसका लगाएंगे योग। वो योग क्या बन जाएगा? फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इनका योग कितना रहा था? 1,58,000 रुपये इनका योग आया था। अब इस 1,58,000 गुणा 12/100, 12/100 मैंने मान ली, खुद ही मान ली कि ब्याज की दर कितने परसेंट है?
12% है। तो 1,58 गुणा 12/100 गुणा 1/12 और काट कर ब्याज कितना आ गया 1580 रुपये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। यह आपका गुणनफल विधि का न्यूमेरिकल है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का जो शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल है उसमें एक सूर्य चंद्र किरण इस नाम से एक सवाल है, शायद 6 या 8 नंबर कोई शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल है। तो आप वो न्यूमेरिकल इस टॉपिक के लिए भाई क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे का जो टॉपिक है वो कल की क्लास में लर्न किया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।